Hello everyone, welcome to Friendly Biotech. Our topic for today is gene cloning through PCR and its applications. Let us now discuss the definition of gene cloning. In Greek language, the word clone means a twig. Cloning or clone is a collection of molecules or cell all identical to an original molecular cell. क्लोन वो सेल्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे को आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स. क्लोनिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज क्लोन्स इज नोन एज क्लोनिंग. इस प्रोसेस को जिसमें क्लोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसे ही कहते हैं क्लोनिंग. नेक्स्ट इज वाई क्लोन डीएनए. डीएनए को क्लोन करने की ज़रूरत क्यों है? कभी भी हम कोई किसी जीन पर स्टडी कर रहे हैं या उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो जीन हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए. किसी भी सेल में से जब हम डीएनए सेल को लाइज करके जीन आइसोलेट करते हैं, डीएनए आइसोलेट करने के बाद तो जो जीन अवेलेबल होती है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, नैनोग्राम्स में अवेलेबल होती है. उस जीन पर सफिशिएंटली स्टडी करने के लिए उस जीन का ज़्यादा सैंपल हमारे पास होना चाहिए. लेकिन एक्चुअल रियल सेल में से डीएनए आइसोलेट करके उस जीन को आइसोलेट करना एक तो बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है, लंबी प्रोसीजर है. तो इसलिए क्लोनिंग करना इज़ एन ईजी स्टेप जहाँ से हम जीन को क्लोन करके उस पर स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं. दैट्स वाई जीन को क्लोन करने की या डीएनए को क्लोन करने की ज़रूरत है. इसके अलावा देयर आर वेरियस रीजन्स, जैसे फर्स्ट इज सीक्वेंस. Now we want to find the sequence of DNA so that we can determine what is its sequence and find out homology. So किसी भी DNA को हम क्लोन इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकें और सीक्वेंस के बेसिस पर हम होमोलॉजी सर्चेस कर सकें, ये फाइंड आउट कर सकें कि व्हाट इज होमोलॉजी, वो जीन किस तरीके से दूसरी जीन से मिलती जुलती है. होमोलॉजी सर्चेस करने के बेसिस पर वी कैन फाइंड आउट कि उस जीन का फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है किसी भी सेल में. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोटीन के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम होमोलॉजी सर्चेस से फाइंड आउट कर सकते हैं. द सेकेंड रीजन फॉर क्लोनिंग डीएनए इज रेगुलेशन. कोई भी जीन अगर रेगुलेटरी फंक्शन प्ले करती है सेल में तो उसकी आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस हमें उसके फंक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है कि कैसे वो किसी सेल के फंक्शन को रेगुलेट करती. स्विच ऑन ऑफ करके हम उस जीन को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. द थर्ड रीज़न फॉर क्लोनिंग डीएनए इज इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी जीन पर कि उसका प्रोटीन कैसा है, उसका एंजाइम कैसा है, एंजाइम आरएनए कैसा है और उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन, एंजाइम और आरएनए के. ये सारी स्टडीज़ करने के लिए भी हमें जीन की सफिशिएंट कॉपीज चाहिए जिसके लिए हम उस जीन को या डीएनए को क्लोन करते हैं. द फोर्थ रीज़न इज टू स्टडी म्यूटेशंस. जीन के डिफेक्ट्स और उससे होने वाली रिलेटेड डिजीजेस को फाइंड आउट करने के लिए वी क्लोन द डीएनए एंड फाइंड आउट व्हाट आर द म्यूटेशंस इन दैट जीन. एप्लीकेशंस, किसी डीएनए को क्लोन करके हम उस डीएनए को ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग मोर डीएनए और फॉर जीन थेरेपी. जीन के पीसेस को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग सर्टेन डिजीजेस. दैट्स व्हाई वी नीड टू क्लोन डीएनए. नाउ हाउ डीएनए इज क्लोन. डीएनए क्लोन कैसे किया जाता है? सो किसी भी डीएनए को क्लोन करने के लिए द बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इज डीएनए रेप्लिकेशन. जिस तरीके से एक सेल में नॉर्मली डीएनए रेप्लिकेट होता है और उसकी कॉपीज जनरेट होती हैं यूजिंग द डिफरेंट एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म, उसी तरीके से हम फॉरेन जीन को भी अगर सेल के अंदर पहुंचा दें तो उसे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एंजाइम्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स उसे क्लोन कर देंगे. सो नॉर्मल मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. सो इसी टेक्निक को यूज़ करके सबसे पहले सेल बेस्ड क्लोनिंग टेक्निक डेवलप की गई अराउंड 1885 में, जिसे हम बोलते हैं सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग. जिस भी डीएनए को हमें क्लोन करना है उसे हम एक वेक्टर की हेल्प से सेल के अंदर पहुंचा देते हैं जहां पर सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स इस डीएनए को, जीन को रेप्लिकेट करते हैं और उसकी कॉपीज जनरेट करते हैं. बाद में सेल को लाइज करके हम इस जीन को बाहर निकाल सकते हैं इन मोर नंबर ऑफ कॉपीज. The second technique or the advanced technique for DNA cloning is cell-free DNA cloning, और जिसे हम बोलते हैं PCR शॉर्ट में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के.
This technique was developed by Kerry Mullis and he got Nobel Prize in 1993 for developing this technique. Now, the different steps to clone DNA. There are 5 different steps involved in cloning a DNA by cell-based cloning method. The first step in cell-based cloning is restriction of gene of interest and cloning vector. So, the first step is कि वो सेल जहाँ पर हमारी जीन लोकेटेड है उसमें से उसका डीएनए हम आइसोलेट करें और सेल में से हमारा जो पीस जो जीन है सिर्फ उस जीन को हम आइसोलेट करें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उस जीन को कट करें वहाँ से और एक सूटेबल प्लाज्मिड वेक्टर के साथ उसे ज्वाइन करें। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब हम यूज़ करते हैं तो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कोहेसिव एंड्स जनरेट करते हैं। ये कोहेसिव एंड्स या स्टिकी एंड्स हेल्प करते हैं हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट होने में क्लोनिंग वेक्टर से। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड क्लोनिंग वेक्टर। फिर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर के जो कोहेसिव एंड्स हैं, स्टिकी एंड्स जब स्टिकअप हो जाते हैं उसके बाद लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम इनके जॉइंट्स को सील कर देते हैं और ये परफेक्ट सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस परफेक्ट स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इट एक्ट्स लाइक अ प्लाज्मिड और ये वेक्टर इस फॉरेन जीन को हमारे होस्ट सेल के अंदर लेकर जाने में हेल्प करता है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल विथ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर एनवायरनमेंट में या सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो होस्ट सेल्स हैं वो डीएनए को इम्बाइब करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। सो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में कैल्शियम क्लोराइड और हीट शॉक ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो सेल की मेम्ब्रेन में पोर्स डेवलप होते हैं। इन पोर्स की हेल्प से वेक्टर कंटेनिंग हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलते हैं वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर सेल के अंदर एंटर होता है सो दैट सेल की मशीनरी को यूज़ करके यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट हो सके। ये जो क्लोनिंग वेक्टर है इसके पास अपना एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जिस तरीके से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो उसके रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, उसी तरीके से वेक्टर पर प्रेजेंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उस डीएनए को फॉरेन जीन को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट स्टेप इज अब रिकॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिनके अंदर वेक्टर गया है। ज़रूरी नहीं है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करें तो सारे ही होस्ट सेल के अंदर वेक्टर जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके पहुंच जाए। कुछ सेल्स ऐसे भी होंगे जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया होगा, उनमें ना तो वेक्टर है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो सेल्स हमारे काम के नहीं हैं, उन पर हम अपने न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं करेंगे। सो वी हैव टू सेलेक्ट ओनली दो सेल्स जिनमें वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसके लिए हम इन सेल्स को एक न्यूट्रिन अगार प्लेट पर प्लेट करेंगे कंटेनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए एंटीबायोटिक कंटेनिंग न्यूट्रिन अगार। अब इस वेक्टर पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और साथ में हमने कहा था इस पर एक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन है। तो वो होस्ट सेल्स जिनके पास वेक्टर है वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होंगे, वो यहाँ पर ग्रो होंगे, और जो ग्रो नहीं होंगे वो सेल्स यहाँ से हट जाएंगे। सिर्फ वो सेल्स जिनके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन है, वो यहाँ पे ग्रो होंगे। दैट मीन्स दे आर रिकॉम्बिनेंट सेल्स जिनके पास रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। दैट मीन्स वेक्टर प्लस फॉरेन जीन है या हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इन सेल्स को हम प्लेट पे से पिक करेंगे एंड विल ग्रो दैम और कल्चर दीज रिकॉम्बिनेंट सेल इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, और उसके बाद सेल्स को लाइज करके हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा, लेंदी और स्किल बेस्ड प्रोसीजर है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस सेल बेस्ड क्लोनिंग इज नाउ गेटिंग आउटडेटेड। द लेटेस्ट एडवांस टेक्निक और वन स्टेप मेथड दीज डेज is PCR. PCR, it stands for polymerase chain reaction. Let us now study what are the ingredients needed for PCR or polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction carry out करने के लिए हमें किन किन ingredients की ज़रूरत है उसकी बात करते हैं अब। The first is the gene of interest. वो जीन जिसे हमें क्लोन करना है वो चाहिए
एटलीस्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज सो दैट उसे हम एम्पलीफाई कर सकें। एज हमने पहले भी बात की दैट क्लोनिंग, चाहे वो सेल बेस्ड क्लोनिंग हो या PCR polymerase chain reaction based cloning हो, it involves the mechanism of DNA replication। और सेल के अंदर DNA replication होता है by semi conservative mode of replication, जहाँ पर पुराने DNA की स्ट्रैंड को टेम्पलेट के जैसे यूज़ करके उसकी सीक्वेंस के ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स लगा करके ऑपोजिट स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है और एक DNA से 2 DNA मॉलिक्यूल बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 4 और 4 से 8 और ऐसे करके क्लोन करके DNA की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं। सो फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड इज, फर्स्ट थिंग फॉर दिस PCR क्लोनिंग वी नीड इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो जीन जो काम करेगी एज अ टेम्पलेट, जिसके बेसिस पर नए DNA मॉलिक्यूल्स बनेंगे बिल्कुल इस सीक्वेंस से आइडेंटिकल। द सेकेंड स्टेप, वो एंजाइम जो DNA रेप्लिकेशन कैरी आउट करता है, दैट इज DNA पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पर जो हम एंजाइम लेंगे दैट इज थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज। ऐसा DNA पॉलीमरेज जो हायर टेम्परेचर पर डीनेचर ना हो, क्योंकि एंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो सकते हैं और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ऐसा DNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करेंगे जो थर्मोस्टेबल हो, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर ना हो। इस टाइप के DNA पॉलीमरेज एंजाइम्स हमें मिलते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से, जैसे थर्मस एक्वाटिकस। और इसीलिए थर्मस एक्वाटिकस से आइसोलेट किया गया DNA पॉलीमरेज को हम कई बार बोलते हैं टैक DNA पॉलीमरेज। जैसे टैक इज फॉर TAQ, T फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्वाटिकस। तो थर्मस एक्वाटिकस DNA पॉलीमरेज जो कि एक थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज है। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आर प्राइमर्स। DNA रेप्लिकेशन के दौरान हमने नोटिस किया है कि जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है वो स्टार्टिंग से या फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर पाता है। दैट इज इट कैन नॉट रेप्लिकेट DNA फ्रॉम डी नोवो। उसे एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए जिसके आगे वो फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करता है और DNA रेप्लिकेशन कैरी आउट करता है। ये जो शॉर्ट पैच ऑफ RNA है इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइमर्स। यहाँ पर प्राइमर्स को मैंने 2 कलर में शो किया है, ऑल्दो दीज, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स कलर्ड में शो किए हुए हैं, दीज आर ऑल एज सच कलरलेस मॉलिक्यूल्स। ये 2 टाइप के प्राइमर्स हैं क्योंकि DNA का रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। तो एक स्ट्रैंड जिसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, वहाँ पर एक डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगा, दूसरी स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड जहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है। तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड्स पर बाइंड करने के लिए 2 अलग प्राइमर्स चाहिए। एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरे को बोलते हैं हम रिवर्स प्राइमर, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक प्राइमर रिवर्स डायरेक्शन में DNA रेप्लिकेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा। Another ingredients are the nucleotides, adenine, thymine, guanine, cytosine, इन्हीं से बनता है DNA और ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हमें चाहिए फॉर रेप्लिकेटिंग DNA सो दैट टेम्पलेट स्ट्रैंड में अगर एडिनाइन है तो रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड में थाइमीन ऐड हो सके, टेम्पलेट स्ट्रैंड में अगर गुआनाइन है तो उसके अपोजिट साइटोसाइन ऐड हो सके या वाइसा वर्सा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। सो दैट्स वाई इनको हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं DNTPs, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में चाहिए। जब रेप्लिकेशन होगा तो ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अलग होंगे जो कि एनर्जी देंगे बॉन्ड बनाने के लिए और फिर DNA का रेप्लिकेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ DNTPs। DNTPs जनरल टर्म है जो इंडिकेट करता है चारों न्यूक्लियोटाइड्स को हम ऐड करेंगे इन इक्वल प्रोपोर्शन। Now one more is component or ingredient is the buffer containing magnesium ions. This buffer containing magnesium ions facilitates the activity of the enzyme. इन सबको हम एक वायल, PCR वायल में मिक्स करके we transfer this vial to a machine known as thermal cycler or PCR machine, that is thermal cycler. इसे हम थर्मल साइक्लर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है अप एंड डाउन। सो वी ट्रांसफर दिस वायल, कीप दिस वायल इनसाइड द थर्मल साइक्लर, सेट अ प्रोग्राम फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, एंड
ये मशीन फिर हमें डीएनए की कॉपीज़ बना के देती है। इसमें से 2 आवर्स और 3 आवर्स के बाद जब ये वायल बाहर आती है, देन इट हैज़ मिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल या हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रिएक्शन और द मैकेनिज्म or the things happening inside a PCR machine or thermal cycler. थर्मल साइक्लर में होने वाली रिएक्शंस को आप समझते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि वायल में हमने ऐड की थी जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जीन जिसे हमें एम्पलीफाई करना है या जिसकी हमें कॉपीज बनानी है। साथ में हमने ऐड किए थे फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स एंड थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। इन सबको मिक्स करके हमने वायल को पीसीआर साइक्लर में रखा था। अब पीसीआर साइक्लर में टेम्परेचर रेज किया जाता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस टेम्परेचर पे जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये मेल्ट होते हैं और दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाती हैं। दिस स्टेप इज नोन एज डीनेचुरेशन स्टेप, क्योंकि डीएनए डीनेचर हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहे हैं एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड सेपरेट हो रही है। दिस स्टेप इज नोन एज डीनेचुरेशन स्टेप। यहाँ पर दोनों जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं रिवर्स डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक स्ट्रैंड 5' to 3' है और दूसरी स्ट्रैंड 5' to 3' है ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड एज वी नो कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, तो एक स्ट्रैंड में जो रेप्लिकेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, दूसरी स्ट्रैंड में वही रेप्लिकेशन रिवर्स डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में द टेम्परेचर इज कूल डाउन टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिड्यूस किया जाता है और इस टेम्परेचर पर जो हमारे प्राइमर्स हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स, ये अपनी सही जगह पर जाकर बाइंड होते हैं टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से। ये प्राइमर्स का लेंथ होता है करीब 16 न्यूक्लियोटाइड्स का और ये जो 16 न्यूक्लियोटाइड्स का पैच है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट में सिर्फ एक ही जगह होता है, मोस्टली उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों सिरों पर, दोनों एंड्स पर। इसलिए ये प्राइमर्स अपनी अपनी जगह जाके जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वहाँ जाकर बाइंड हो जाते हैं। दिस स्टेप इज नोन एज अनीलिंग स्टेप, जहाँ पर प्राइमर्स अपने टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से एनील हो रहे हैं। अब आपको याद होगा कि हमने पीसीआर वायल में एक और चीज ऐड की थी, देवर द डीएनटीपीस, द डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है पीसीआर साइक्लिंग मशीन की हेल्प से 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस टेम्परेचर पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को कॉम्प्लीमेंटारिटी के बेसिस पर टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स के ऑपोजिट अटैच करते हैं और दो नए डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हैं। इस तरीके से एक जीन ऑफ इंटरेस्ट मॉलिक्यूल से दो डीएनए स्ट्रैंड्स पूरे इन 3 स्टेप के बाद प्रोड्यूस होते हैं। तो जस्ट जितने भी हमने इन तीनों स्टेप के बाद, फर्स्ट स्टेप वाज डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप वाज एनीलिंग एंड दिस थर्ड स्टेप इज द पॉलीमराइजेशन स्टेप। इन 3 स्टेप के बाद जितनी भी हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी उनका नंबर डबल हो गया। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट से 2 डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए in this step. So first step में temperature was increased to 92 डिग्री सेंटीग्रेड, then it was reduced to 55 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद फिर से 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 3 स्टेप में डीएनए जो है उसका क्वांटिटी डबल हुआ। These steps आगे के साइकिल में और नंबर को इंक्रीज करने के लिए, अभी 2 टाइम्स हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर, अब 4 टाइम्स करने के लिए इन्हीं तीनों स्टेप को वापस रिपीट किया जाएगा। सो दैट्स वाई दिस रिएक्शन इट बिकम्स अ साइकिल। और इसीलिए क्योंकि बार बार टेम्परेचर ऊपर नीचे किया जा रहा है इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में, दैट्स वाई इट इज नोन एज पीसीआर साइक्लर बोलते हैं या थर्मल साइक्लर बोलते हैं इस मशीन को। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे पीसीआर मशीन के अंदर टेम्परेचर्स के साइकिल को इंक्रीज और डिक्रीज करके पीसीआर एम्प्लीफिकेशन किया जाता है बाय यूजिंग 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, सेकंड इज एनीलिंग, थर्ड इज एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन स्टेप। और इस एक साइकिल के बाद जो हमारा टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है उसकी एक कॉपी से वी गेट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए एट द एंड ऑफ फर्स्ट साइकिल। जितनी भी हमने स्टार्टिंग में कॉपीज ली हैं
10 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उस पीसीआर वायल में उनका नंबर एक्चुअली डबल हो जाएगा 2 to the power 1। यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही कॉपी की बात की है, लेकिन पीसीआर वायल में थोड़ी ज़्यादा कॉपीज होंगी, तो जितनी भी कॉपी स्टार्टिंग में डीएनए मॉलिक्यूल की होगी, पीसीआर की फर्स्ट साइकिल के बाद नंबर ऑफ कॉपीज विल गेट डबल। सो साइकिल 1 के बाद 2 कॉपीज डीएनए मॉलिक्यूल की बनेंगी। देन इन द नेक्स्ट साइकिल यही तीनों स्टेप्स डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन फिर से रिपीट किए जाएंगे, और ये जो नंबर डबल हुआ था ओरिजिनल से, दैट नंबर विल बी 4 टाइम्स नाउ। सो 2 to the power 2, क्योंकि सेकेंड साइकिल है तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका डबल और एक बार, तो दैट इज 4 टाइम्स या 4 गुना कॉपीज हो जाएंगी हमने जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया। इसी तरीके से थर्ड साइकिल के बाद देयर विल बी 8 कॉपीज। ओके, सो स्टार्टिंग में हमने एक ही मॉलिक्यूल से शुरू किया था, नंबर इंक्रीज होता गया, नाउ 8 कॉपीज, और इस तरीके से जब हम पीसीआर मशीन को 30 साइकिल्स तक जब चलाएंगे तो वी विल गेट 10 to the power 9 कॉपीज। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज हमको मिलेंगी आफ्टर 30 साइकिल्स। और ये जो पीसीआर मशीन की 30 साइकिल्स हैं, इट हार्डली टेक्स 2.5 आवर्स या उसके आसपास। सो दिस स्टेप, दिस पीसीआर amplification of any DNA molecule is comparatively faster, easier and automated step. Let us now discuss the advantages of PCR. PCR के advantages क्या है ये डिस्कस करते हैं। सो पहला एडवांटेज है दैट पीसीआर इज सेंसिटिव इन द सेंस कि अगर कम भी डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं तो भी हम उनका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। सैंपल अगर हमारे पास कम है, जो डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने एक्सट्रैक्ट की है वो कम क्वांटिटी में है, तो भी ये इतना सेंसिटिव है कि उसको एम्प्लीफाई कर पाएगा। एंड क्योंकि हमारे जो पीसीआर प्राइमर्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, वो स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट के एंड्स पर ही बाइंड करेंगे। अगर सैंपल इतना प्योर नहीं है, उसमें कोई दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल्स होने के चांसेस हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे प्राइमर सिर्फ उस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट पे ही बाइंड करेंगे और उन्हीं को एम्प्लीफाई करेंगे। अगर कोई दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं तो एज सच वो एम्प्लीफाई नहीं होंगे। देन सेकेंड इज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ऑब्वियसली टाइम कम है, देन मशीन कॉस्टली है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है कि इन कंपैरिजन टू टाइम and the labor required, this is cost effective as compared to cell based gene cloning. The third, it is rapid, faster है, जैसे पहले मैंने बताया एक पीसीआर के 30 साइकिल्स जिसमें हमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपीज मिलती हैं, वो हार्डली 2.5 घंटे 3 घंटे में भी हो जाता है। सो इट हार्डली टेक्स टाइम। लेकिन जहाँ पर सेल बेस्ड क्लोनिंग में हमें 2 से 3 दिन लग जाते थे, उसकी जगह ये काफ़ी रैपिड है। देन डिटेक्शन विथ लेस सैंपल, क्योंकि सेंसिटिव है ये प्रोसेस, तो कम सैंपल है डीएनए का तो भी एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल है, एंड एम्प्लीफिकेशन सफिशिएंट क्वांटिटी में हो जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट का। द लास्ट एडवांटेज ऑफ पीसीआर इज इट्स एक्यूरेसी, एक्यूरेट है, प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन होता है, द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर एम्प्लीफाइड एंड इवन कम क्वांटिटी हो, सेंसिटिव है, इसलिए ये एक्यूरेट भी है। देन नेक्स्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। इस पीसीआर से जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम एम्प्लीफाई करते हैं तो उन्हें हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोसिस में किसी माइक्रोबियल डिजीज का डिटेक्शन करना हो, जेनेटिक डिजीज का डिटेक्शन करना हो, कैंसर्स का डिटेक्शन करना हो, या फिर बायोसेंसर्स की हेल्प से हमें डिटेक्ट करना हो कि किसी पेशेंट को कौन सी बीमारी है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पेशेंट के सैंपल में आपको डीएनए मिलेगा, जैसे आज की डेट में डायग्नोस्टिक्स में यूज हो रहा है फॉर डिटेक्टिंग कोविड-19 के डिटेक्शन में वाइडली यूज हो रहा है। जो वायरस है उसका जीनोम को एम्प्लीफाई किया जा रहा है, आरएनए जीनोम को, विद द हेल्प ऑफ आरटी-पीसीआर, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। आरएनए को कन्वर्ट किया जा रहा है, वायरस के आरएनए को, इनटू डीएनए मॉलिक्यूल, और फिर उस डीएनए मॉलिक्यूल को एम्प्लीफाई करके पता लगाया जा रहा है कि पेशेंट को कोविड का इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो एम्प्लीफिकेशन होगा, हमें जीन नज़र आएगी, बैंड्स नज़र आएंगे बाद में। अदरवाइज पेशेंट को अगर इन्फेक्शन नहीं है तो एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि प्राइमर्स बाइंड ही नहीं करेंगे, ठीक है, और प्राइमर्स बाइंड नहीं करेंगे तो एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, एंड अ पेशेंट कैन बी इजीली डिटेक्टेड। तो डायग्नोस्टिक्स में जैसे हम वायरस के लिए, कोरोना वायरस के डिटेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है पीसीआर, वैसे ही वी कैन यूज़ इट फॉर डिटेक्टिंग माइक्रोबियल डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेस, कैंसर्स एंड इवन बायोसेंसर्स।
फूड के क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाता है पीसीआर। फूड सैंपल में पैथोजेंस है कि नहीं, तो पैथोजन स्पेसिफिक जीन्स को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। अगर पैथोजेंस होंगे, एम्पलीफिकेशन होगा, तो उस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि फूड सैंपल में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं, वो फूड जो है वो कंज्यूमेबल है या नहीं, या उसे मार्केट में बेचना चाहिए या नहीं। उस तरीके से फूड का हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। फूड के में पैथोजेंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। अगर फूड में नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है तो ऑब्वियसली एम्पलीफिकेशन में जो डिटेक्शन है, एम्पलीफिकेशन होके नंबर और बढ़ जाएगा हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का या पैथोजन की जीन का। जिस स्पीड से नंबर बढ़ेगा जिस स्पीड से एम्पलीफिकेशन होगा उस स्पीड से हम पता लगा सकते हैं कि इनिशियली कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस फूड सैंपल में। ज्यादा है अगर फूड सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो एम्पलीफिकेशन जल्दी होगा, कम है तो एम्पलीफिकेशन स्लो होगा, स्टार्टिंग नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा होंगी। अगर फूड सैंपल में पैथोजेंस फॉर एग्जांपल ज्यादा है तो इनिशियली 200 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिसको हम एम्पलीफाई करेंगे जब 30 साइकिल्स के बाद, तो नंबर विल बी मोर। और अगर फूड सैंपल में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 ही हैं, कम है, तो हो सकता है एक्सट्रैक्शन के बाद 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो, तो ऑब्वियसली उनको हम जब 30 साइकिल्स के बाद एम्पलीफाई करेंगे तो इट विल टेक टाइम टू एम्पलीफाई टू इट रीच टू 10 टू द पावर, एक फिक्स नंबर 10 टू द पावर 9 के नंबर तक पहुंचने के लिए डीएनए मॉलिक्यूल्स के। तो माइक्रोबियल काउंट भी हम पता कर सकते हैं कि फूड सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा है या कम है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है मतलब फूड खराब होने वाला है, कंज्यूमेबल नहीं है। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट किसी फूड में है या नहीं, तो ऑब्वियसली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम ढूंढे विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। जीन होगी, एम्पलीफिकेशन होगा, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट फूड में है। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन नहीं है तो एम्पलीफिकेशन नहीं होगा एंड फूड इज सेफ, हम पता कर सकते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस जैसे एग्जांपल्स हैं, किसी मर्डर सीन, रेप सीन या पेटर्निटी केस में जो फादर है या जो क्रिमिनल है उसकी जीन को मैच किया जाता है विथ द सैंपल जो क्राइम सीन पर मिलता है। क्राइम सीन पर ब्लड का सैंपल, हेयर का सैंपल, उसको सस्पेक्ट से मैच किया जाता है, जो आपने कई डिटेक्टिव सीरियल्स में या कई इस टाइप के इन्वेस्टिगेटिंग सीरियल्स में आपने देखा होगा। सो दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। देन ड्रग डिस्कवरी, नई ड्रग्स या वैक्सीन्स को डिस्कवर करने के लिए भी पीसीआर यूज किया जाता है। आज की डेट में आप आसपास सुन रहे हैं कोविड-19 की वैक्सीन के लिए पीसीआर यूज किया जा रहा है। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है, एम्पलीफाई करके उसके अगेंस्ट वैक्सीन या ड्रग्स बनाई जा रही हैं। न्यू ड्रग्स जैसे जेनेटिक ड्रग्स हैं, जेनेटिक डिजीजेस, जीन थेरेपी वगैरह के लिए भी पीसीआर यूज होता है। सो अनदर एग्जाम्पल इज जीन थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। उन डिजीजेस को रिपेयर करने के लिए या ट्रीट करने के लिए जो जीन के डिफेक्ट के कारण होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। तो एक प्रोबेबल थ्योरी ये है कि जो डिफेक्टिव इंसुलिन जीन है उस जीन को रिप्लेस कर दिया जाए हेल्दी जीन से, तो वी कैन ट्रीट दैट डिजीज। दिस इज अ थ्योरी, अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये नहीं है, लेकिन इस टाइप की जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक करेक्ट कॉपी ऑफ जीन चाहिए एंड दैट करेक्ट कॉपी ऑफ जीन शुड ऑल्सो बी इन हाई नंबर। तो उस नंबर को इंक्रीज करने के लिए वी यूज पीसीआर। अनदर सेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पीसीआर इज माइक्रोबियल सर्वेलेंस। जैसे फूड में हमने पता किया कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि नहीं, माइक्रोबियल काउंट क्या है, इंडिकेटर्स हैं। वाटर सैंपल में हमें टेस्ट करना है कि ई कोलाई या फीकल कंटेमिनेशन नहीं है। तो इस टाइप की जब माइक्रोबियल सर्वेलेंस करनी है, चाहे एनवायरनमेंट में या चाहे किसी भी प्रोडक्ट में, तो वी कैन यूज पीसीआर। हम पर्टिकुलर जीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर सैंपल में है या नहीं है। पानी में मुझे करना है तो आई कैन आइसोलेट द ई कोलाई के डीएनए सैंपल से मैं मैच कर सकती हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ पीसीआर आई कैन फाइंड आउट वेदर वाटर इज पोटेबल और नॉट, पीने के लायक है कि नहीं। काउंट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी सैंपल में कितना है ये भी पीसीआर से क्वांटिफाई करके हम कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर टाइम के कंपैरिजन में कितना एम्पलीफिकेशन हो रहा है उसको क्वांटिफाई करता है। अगर स्टार्टिंग में जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है तो एम्पलीफिकेशन होने में टाइम लगेगा, और अगर स्टार्टिंग में हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स सैंपल में ज़्यादा है तो एम्पलीफिकेशन जल्दी हो जाएगा। तो वही टाइम के कंपैरिजन में क्वांटिटेट किया जाता है, और ये टाइम जो है हमें बताता है कि माइक्रोबियल काउंट कितना है किसी भी सैंपल में।
देन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइंड आउट करनी है, उसको आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है, डाइवर्जेंस, उसका कन्वर्जेंस, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, क्योंकि ये सारी स्टडीज बेस्ड होती है जेनेटिक मेकअप पर। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को स्टडी करने के लिए उसके जीनोम या उसकी जीन की हमारे पास मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए, और ये मल्टीपल कॉपीज बना के देता है हमें पीसीआर। तो आइडेंटिफिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म का या क्लासिफिकेशन, उसका इवोल्यूशन डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, ये सारी स्टडीज हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। The next application of PCR is in genomics and proteomics. Genomics and proteomics again are those omic based studies जहाँ पर हम genes और proteins के बारे में study करते हैं, नई नई genes को डिज़ाइन करना, नए proteins को डिज़ाइन करना, उनके function को find out करना, या function पता है तो gene का structure find out करना, all those types of studies are again based on the sequence of the gene, gene के structure पे, gene की sequence पे, और इन सारी studies के लिए ultimately we need multiple copies of the gene. So these multiple copies of the genes are provided by PCR. Researches related to genetically modified organisms, synthetic tissues and all, यहाँ पर भी genetic structure, genetic makeup is crucial, और जो find out करने में हमें help करता है PCR. एग्रीकल्चर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बीटी कॉटन के बारे में हमने सुना है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज़ डेवलप करनी है, अट्रैक्टिव कलर्स या लॉन्ग शेल्फ लाइफ के फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमें डेवलप करने हैं, तो अल्टीमेटली वी हैव टू यूज सम जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, चेंज करना पड़ेगा जेनेटिक मेकअप, या जेनेटिक न्यू जीन्स इंसर्ट करनी पड़ेगी। बीटी कॉटन में बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम के बैक्टीरियम में से एक जीन आइसोलेट की गई और उसे प्लांट में ऐड किया गया, कॉटन प्लांट में। देन ये सारा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट है, बट दिस वाज मेड सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। जो जीन बैसिलस थुरिंजिएंसिस से निकाली गई उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई गई विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, फिर उसे इंसर्ट किया गया प्लांट सेल्स में। सो इस तरीके से प्लांट सेल्स को मॉडिफाई किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया गया, और इसमें हेल्प किया पीसीआर ने। सो इस तरीके के न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर पीसीआर यूज होता है। सो लेट अस नाउ डिस्कस दिस समरी। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, तो फर्स्ट वर्ड दैट डीएनए कैन बी क्लोन विद द हेल्प ऑफ सेल बेस्ड क्लोनिंग एंड सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज द 5 स्टेप डीएनए क्लोनिंग विद इन केस ऑफ सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना, उसको क्लोनिंग वेक्टर में ऐड करना, लाइगेट करना, एंड देन उस क्लोनिंग वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करना, देन सिलेक्ट करना उन सेल्स को जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं और उन सेल्स को अलग करना जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, ट्रांसफॉर्म सेल्स को फिर कल्चर करना इन अ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, एंड उसके बाद सेल्स को आइसोलेट करके उनको लाइज करके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करना। द नेक्स्ट स्टेप वॉज पीसीआर एम्प्लीफिकेशन साइकिल, जहां पर 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, अलग अलग टेम्परेचर पर, एंड एट ईच साइकिल हर साइकिल के बाद द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इट गेट्स डबल्ड। Then there were certain advantages of the PCR cycle, some of the applications of the latest technology, this PCR amplification cycle, and this was regarding gene cloning through PCR. Thank you.